नमस्कार दोस्तों, आज हम एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी सन 2005 में। अगला प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होता है प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, एक कैबिनेट मंत्री। तो 3 लोग शामिल होते हैं इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 124। और बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो वह है कौन सा? अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है। और सर्वोच्च न्यायालय से कौन सा है? कितना है? 124। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। और बात करें कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहली महिला, तो अभी तक कोई मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, सिर्फ महिला न्यायाधीश बनी थी। जो कौन बनी थी? फातिमा बीबी। अगला प्रश्न है, कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो यह नहीं होते अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उन्हें हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जैसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वही प्रक्रिया किसे अपनाई जाती है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए की जाती है। और उस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग, जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट भी कहते हैं, जिसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को और मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? तो यह भारित होते हैं भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि के द्वारा ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, पेंशन और भत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधि से। तो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था सन 2013 में। अगला प्रश्न है, एक कर्मचारी जो एक कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है, लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को खाली स्थान के तहत सुलझाया जाना चाहिए। तो यह सुलझाया जाना चाहिए किसके द्वारा? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के द्वारा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य की बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त करने को क्या कहा जाता है? तो ऐसे कहा जाता है मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था?
तो इसका उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। अगला प्रश्न है, भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां किसके पास होती हैं? तो यह होती हैं किसके पास? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पास, जिसे संक्षिप्त में सेबी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो यह गठन किया गया था नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो यह की गई थी फिरवानी समिति की अनुशंसा अर्थात सिफारिश पर की गई थी। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरकों के उत्पादन से, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। और बात करें और कौन कौन की सी क्रांति है, तो बात करें जैसे नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। अगला प्रश्न नहीं, और क्रांति है जैसे सफ़ेद क्रांति या श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध अर्थात दूध के उत्पादन से है। और बात करें काली क्रांति की, तो काली क्रांति के संबंध है पेट्रोलियम के उत्पादों से है। और बात करें गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है फलों के उत्पादन से। तो यह कुछ क्रांतियां थी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। यह एक उद्योग शास्त्री थे और अर्थशास्त्री भी थे, जिनकी पुस्तक है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय अर्थात पर कैपिटा इनकम है। तो प्रति व्यक्ति आय है अवधि विशेष में एक देश की जनसंख्या से विभाजित उसकी कुल राष्ट्रीय आय की आमदनी। अर्थात यदि देश की राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? देश की प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। तो यह प्रति व्यक्ति आय का सूत्र है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, कर के रूप में सरकार द्वारा आयात पर लगाए जाने वाले सभी प्रतिबंध कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं टैरिफ बाधाएं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार तरल रूप में बैंकों द्वारा रखे गए कुल जमा एवं भंडार का न्यूनतम अंश कहलाता है। तो यह कहलाता है सांविधिक तरलता अनुपात। तो और बात करें केंद्रीय बैंक का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में क्या वो बोलते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बात करें इसकी स्थापना की कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी,
तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों यह एक पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।